बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 70-411 इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2012 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर में आज, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डीएनएस के बेसिक फीचर्स को देख सकते हैं, देखा है हमने डीएनएस क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है डूमिंग के साथ। लेकिन आज हम थोड़ा सा उसके अंदर जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, ए रिकॉर्ड, सी, उन रैकेट्स को देखेंगे और चेक करेंगे वो रैकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस ज़ोन करेंगे। डिफरेंट जो ज़ोन हैं हम उनको क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि ज़ोन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डीएनएस रिकॉर्ड्स करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम डिफरेंट ए रिकॉर्ड्स, सी रिकॉर्ड्स ये बना के देखेंगे कि वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनका मकसद क्या है। और फिर थोड़ी बहुत इसको मैनेज करने के लिए और ट्रबल शूटिंग करने के लिए, इन केस आपको मसला आता है कभी डीएनएस में, तो उसको कैसे ट्रबल शूट या उसको मॉनिटर किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले डीएनएस की मैं डेफिनेशन बता दूं आपको। मेरे ख्याल में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर के हवाले से एक दफ़ा डेफिनेशन रिपीट होना लाजमी है। डीएनएस जो होता है वो आपका सेंट्रल पार्ट होता है आपके किसी भी इन्वायरमेंट का, चाहे वो आपका लोकल इन्वायरमेंट हो, चाहे इंटरनेट का इन्वायरमेंट हो। डीएनएस ही वो सर्वर है जो तमाम रिक्वेस्ट को, जो हम इंटरनेट पे कुछ भी खोलते हैं, लाइक गूगल.com खोलते हैं, याहू खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, मेल्स भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, वो डीएनएस ही है जो उन चीज़ों को रिजॉल्व करता है आईपीस के अंदर, और फिर मैक एड्रेस के अंदर या आईपी को और किसी नेम में। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल पार्ट होता है। अगर आपके पास डीएनएस मौजूद नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को वेब ब्राउज़र से अपने खोल नहीं सकेंगे अनटिल अनलेस आपके पास उसका आईपी मौजूद ना हो डायरेक्टली। ओके, तो डीएनएस क्या करता है, अगर हम वेबसाइट की इसको नज़र में देखें कि फॉर एग्जांपल एनीथिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, वेबसाइट हैज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। हमें सब पता है, जैसे हमें भी पता है, हम अपनी लैब में भी कर रहे हैं, तो इसको आप मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक आईपी की ज़रूरत होती है जो कि नंबर से बना होता है। ठीक है, अब वो चाहे आपका वेब सर्वर हो, फाइल सर्वर हो, कोई एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, उस वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे होस्ट कर रही होगी। अब जिस जगह पे वो होस्ट कर रही है उसका लाजमी बात है कि उसका एक आईपी एड्रेस होगा जो कि इस शक्ल का होगा। ठीक है, अब अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल आपको कहता है कि आप www.google.com, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आपको इस आईपी पे जाना पड़ेगा गूगल को ओपन करने के लिए। तो ये देखें, ये कितना बहुत डिफिकल्ट है याद करना, 64.202.189.170। ये डिफिकल्ट भी है और ये कोई प्रॉपर वे नहीं है किसी वेबसाइट को किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, और ये इजी भी नहीं है रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये आपकी वेबसाइट को एक्सेस दे देगा। इसलिए क्या करते हैं, गूगल कहता है हाउ एवर डोमेन नेम सच एज बेस्ट डोमेन नेम सर्वर डॉट कॉम, ये डोमेन है, गूगल कहता है मेरी। ठीक है, और आप अगर इसको हिट करेंगे, इसको ब्राउज करेंगे, तो बैकएंड पे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आईपी में ट्रांसलेट हो जाएगी। तो इससे आपको फायदा क्या हुआ, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, इजी है। आपको कहते हैं गूगल.com, फेसबुक.com, याहू.com, यूट्यूब.com, अब यही आपको आईपी याद करने की आईपी याद करने लग जाएंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए हम डीएनएस यूज करते हैं, जो आपके नेम्स को, जो आपके डिफरेंट नेम्स को आईपी में ट्रांसलेट करता है, और बाद में वो आईपी आपके जाके मैक एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं डीएनएस काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक डीएनएस सर्वर है, और सॉरी डीएनएस क्लाइंट है, ये आपका डीएनएस सर्वर है। फॉर एग्जांपल, इस क्लाइंट ने इंटरनेट पे कुछ भी कहा जी, कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की, www.useipv6.com, या उसने कहा जी google.com, yahoo.com, कुछ भी उसने सर्च करने की कोशिश की। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये सबसे पहले आपके इस रिक्वेस्ट को आपका इंटरनेट, आपका लोकल इंटरनेट जो आपका डीएनएस होगा, उस पर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, डीएनएस इसके ऊपर जब रिक्वेस्ट आएगी, ये क्लाइंट कहेगा www.useipv6.com के अगेंस्ट कौन सा आईपी है। डीएनएस कहेगा ओके, इसके अगेंस्ट ये आईपी मेरे पास रजिस्टर्ड है। ये आईपी की लिस्ट ये आपके डीएनएस के क्लाइंट को वापस भेज देगा। फिर ये डीएनएस क्लाइंट आपके इंटरनेट ब्राउजर में ही या कहीं भी उस नेम को आईपी में ट्रांसलेट करके उसके अगेंस्ट जो भी कुछ होगा वो आपको दिखा देगा। जब ये आईपी इसके पास वापस आएगा तो ये एक दोबारा रिक्वेस्ट करेगा इस आईपी को, और इस आईपी पे देखेगा कि इंटरनेट पे कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो जिनके पास ये आईपी है। अब एक ही मशीन आएगी जिसके पास 123 और 45.89 एंड में आईपी है। उस
उस मशीन के पास रिक्वेस्ट जाएगी, इसके प्रोटोकॉल के अगेंस्ट इस मशीन के ऊपर जो भी प्रोटोकॉल चल रहा होगा वो इसको वो चीज़ दिखा देगा। अगर ये 443 के प्रोटोकॉल पे आईपी जाएगा तो वेबसाइट ऑन हो जाएगी, अगर 3389 के प्रोटोकॉल पे जाएगा तो आपका आरडीपी हो जाएगा, अगर ये 80 के पोर्ट पे जाएगा तो एचटीटीपी पे वेबसाइट खुलेगी। इस तरह डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसके ऊपर ये वेबसाइट हिट करेगी। ओके, तो जब अब हम जब अपनी लैब में जाएंगे तो हम डिफरेंट जोन क्रिएट करेंगे। प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, उनके बारे में पहले बता चुका हूँ। अच्छा, जो प्राइमरी जोन होता है या सेकेंडरी जोन, उनके अंदर 3 रिकॉर्ड होते हैं, जोन की टाइप होती है। वो जोन जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, वो जो जोन है आपका वो फॉरवर्ड लुकअप जोन है, ठीक है, या रिवर्स लुकअप जोन है। फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होता है? फॉरवर्ड लुकअप जोन आपके नेम को www.google.com को आईपी में चेंज कर देता है, उसके अगेंस्ट क्लाइंट को उसका आईपी दे देता है कि अच्छा इस www.google.com के अगेंस्ट मेरे पास ये आईपी रजिस्टर्ड है। लेकिन जब हम रिवर्स लुकअप जोन की बात करते हैं तो जो क्लाइंट होता है वो आईपी की सॉरी नेम की बजाय आईपी को हिट करता है, और फिर वो जो डीएनएस सर्वर है वो उस आईपी को नेम में ट्रांसफर कर देता है। बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक्सेसिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फॉरवर्ड लुकअप जोन में एक रिकॉर्ड बनाया है 192.168.150 के अगेंस्ट इस वेबसाइट का, तो आप रिवर्स लुकअप जोन में उस आईपी के अगेंस्ट ये भी ऐड करेंगे ताकि इन केस कोई रिक्वेस्ट आईपी से आती है तो वो रिक्वेस्ट भी उसके नेम में ट्रांसफर हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए रैकेट्स की। जब हम डीएनएस की बात करते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में एक रैकेट आता है ए रैकेट। अब ए रैकेट क्या होता है? ए रैकेट आपका वो रैकेट होता है जो आपके फिजिकली किसी आईपी पे, फिजिकली सर्वर पे, फिजिकली नेम पे एड्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, अ रिकॉर्ड दैट हैव मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड एंड आर यूज्ड टू पॉइंट अ डोमेन और सब डोमेन टू एन आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डोमेन है mydomain.co.nz, ठीक है, या मेरे पास है mail.mydomain.co.nz। अब मैंने क्या किया है, मैं इस डोमेन को, ठीक है, कहता हूं कि इस डोमेन के अगेंस्ट ये आईपी है, कोई भी रिक्वेस्ट जो mydomain.co.nz पे आती है वो 2104812810870 पे ट्रांसलेट हो जाए, और जो mail.mydomain.co पे आती है वो मेरी इस आईपी पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, मतलब ट्रांसलेट हो जाए। तो ये तो होता है आपका बेसिक रिकॉर्ड कि आपने बेसिक रिकॉर्ड क्या क्रिएट करना है। आप ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो ए रिकॉर्ड के जरिए हम ये करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमारी लैब में एक सर्वर है SRV1 और उसने डोमेन ज्वाइन की हुई है, तो वो हो गया srv1.mylab.local। तो अगर मैं उसका अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा ए रिकॉर्ड, तो मैं उसका SRV1 के नाम से बनाऊंगा कि कोई भी रिक्वेस्ट जो srv1.mylab.local पे आती है उसके अगेंस्ट ये आईपी है। ओके, तो ए रिकॉर्ड के बाद आता है आपका सी नेम। अब सी नेम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, सी नेम रिकॉर्ड दैट अनदर कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ डीएनएस एंट्री एंड आर यूज्ड टू पॉइंट अ डोमेन स्टब इनटू अनदर होस्ट नेम। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट होस्ट नेम को ट्रिगर नहीं कर रहा होता। यहाँ जितने भी आपके देखें रिकॉर्ड हैं, ये दो ये डायरेक्ट होस्ट नेम को कर रहे हैं ट्रिगर, ठीक है। इस केस में फॉर एग्जांपल आपके पास एक, जैसे मेरे पास वेबसाइट है mydomain.co.nz। अब कोई भी बंदा mydomain.co.nz करके तो गूगल नहीं करेगा ना। हमारे पास एक वो तरीका होता है, हम लिखते हैं www.mydomain.co.nz। www क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक चीज़ है जो दुनिया में फॉलो हो रही है, ये कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ दुनिया में फॉलो हो रही है। www दुनिया में फॉलो हो रहा है तो इसलिए हमें उसको फॉलो करना हमारी मजबूरी है। तो उस केस में हम अब देखें, इस केस में हमारे पास कोई www.mydomain.co.nz पे आएगा तो ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व नहीं होगी। क्यों रिजॉल्व नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही mydomain.co.nz का है। इस केस में यहाँ इसने एक ए रिकॉर्ड बनाया हुआ है www.mydomain.co.nz का, लेकिन ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने ए रिकॉर्ड अलग रखें और सी नेम अलग रखें। अब सी नेम में क्या होता है, मैंने mydomain.co.nz के अगेंस्ट अपना www लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ .2 में लिखूंगा जो हमारी डोमेन है mydomain.co.nz, मेरी यहाँ आएगी .2 के अंदर, और यहाँ मैं लिखूंगा www, जैसा कि ये इसने यहाँ लिखा हुआ है। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट www.website इस नेम पे आती है तो वो ट्रांसलेट इस पे पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट डायरेक्ट इस पे आती है तो कहाँ जाएगी? बैक एंड पे, इसके आईपी पे।
तो हुआ क्या, जब भी कोई रिक्वेस्ट www डॉट इसके ऊपर आएगी तो वो रिक्वेस्ट इसके ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगी। इसकी लैब भी हम करेंगे तो तब आपको इस चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी जब हम इसको लैब में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं अपने MX रैकेट की तरफ, जो मशहूर है। MX रैकेट हमेशा आप अपने मेल सर्वर का बनाते हैं, जो आपका मेल एक्सचेंजर होता है, ठीक है। मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड्स आर यूज्ड टू हेल्प राउट ईमेल अकॉर्डिंग टू द डोमेन ओनर्स प्रेफरेंस। अगर आपके पास इन हाउस डोमेन है, सॉरी ईमेल है, तो आप अपने लोकल DNS सर्वर में उसका MX रैकेट बनाएंगे ताकि जब डोमेन राउट हो तो हमेशा अपने MX रैकेट के, अगर वो लोकली एग्जिस्ट करता है तो लोकली हो, अगर बाहर एग्जिस्ट करता है तो बाहर हो, आपके मेल सर्वर को उसका MS रैकेट मिलना चाहिए। द MS रैकेट इटसेल्फ स्पेसिफाई विच सर्वर्स टू अटेम्प्ट टू यूज द डिलीवर मेल व्हेन दिस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इज मेड टू द डोमेन। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक सेंडिंग मेल सर्वर है, इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट आई कि ये मेल example.org पे सेंड करनी है। उसका ईमेल एड्रेस कुछ और है, उसका ईमेल एड्रेस है mxr@example.org। ये सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा अपने लोकल DNS को कि example.org क्या है। वो कहेगा कि example.org एक MX record है, मेल record है, और इसका ये नाम है mx.org। वो कहेगा ओके। फिर ये कहेगा अच्छा मुझे mx.example.org का ए रैकेट बताओ। ए रैकेट का मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट कौन सा आईपी है। ये DNS सर्वर आपको उसका आईपी प्रोवाइड कर देगा। ये आईपी इसके पास आ गया, फिर ये सर्वर उस आईपी एड्रेस पे, डोमेन के नेम पे नहीं, उस आईपी एड्रेस पे SMTP पोर्ट 25 पे मेल भेजेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डोमेन नेम ट्रांसलेट हो के आईपी में तब्दील हो जाता है एट द एंड, और आईपी के ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन सर्वर जो करता है वो आईपी पे ही करता है, वो उसके नेम पे नहीं करता। ओके, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में हम इन रैकेट्स को क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि रैकेट बनाने से पहले क्या सूरत हाल होती है और रैकेट बनाने के बाद हमें वो चीज़ कैसे नजर आती है। ओके ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। जैसा कि वो पता है हमारे पास DNS हमारा जो है वो डोमेन कंट्रोलर ही है हमारे केस में। अगर आप चाहें तो एक अलग रोल इसका इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और उस रोल को मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे इंस्टॉल होता है, कहाँ से उसको देखा जा सकता है। तब तक ये रोल इसका ओपन होता है। सबसे पहले हम चलते हैं DNS मैनेजमेंट के अंदर, DNSMGMD.MSC करेंगे हम इसके लिए। और ओके, तो ये मेरा ओपन हो चुका है। अब देखें DNS के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है आपका ये सर्वर का नेम। SRV1 क्या है, मेरे इस सर्वर का नाम है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो कह रहा है कि ये इस वक्त सर्वर जो है, हम होस्ट नेम लिखेंगे, ये सर्वर जो इस वक्त है वो एज अ DNS एक्ट कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर आप देखें तो आपके पास सबसे पहला है जोन फॉरवर्ड लुकअप जोन का, ठीक है। मैं इस जोन को डिलीट कर देता हूँ। और फॉरवर्ड लुकअप जोन में हमारे पास एक mylab.local का जोन है, ठीक है, जो कि खुद बनाया, जब हमने डोमेन बनाई थी हमारा जोन क्रिएट हुआ था। इस जोन के अंदर देखें आपके पास डिफरेंट रेकर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये रेकर्ड्स क्या हैं, ये ए रेकर्ड है, होस्ट नेम है, ठीक है। NS रैकेट हमारे पास एक ही है, सॉरी नेमिंग सर्वर का, कि इस इन्वायरमेंट में कितने DNS सर्वर हैं, तो वो हमारे पास एक ही है। फॉरवर्ड के बाद हमारे पास आता है एक रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स के अंदर आप हमेशा अपने नेटवर्क की आईडी देते हैं। मैं फिलहाल इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, रिवर्स को भी, ताकि हमारी लैब थोड़ी इजी हो जाए। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास देखें यहाँ एक रिकॉर्ड आ रहा है mylab.local, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तो हम यूज करेंगे क्योंकि इसको तो आप देख रहे हैं ये डिफॉल्ट होता है। तो मैं सबसे पहले एक न्यू जोन बनाता हूँ। न्यू जोन के अंदर हम करते हैं नेक्स्ट, इसको कहते हैं हम, ये प्राइमरी जोन है, ठीक है। टू ऑल DNS सर्वर जो रनिंग है, और जोन का नेम हमारे पास है mylab.com, ठीक है। या मैं कहता हूँ जी google.com कह लेते हैं इसको, google.com, या अपनी वेबसाइट, आप लोकल अगर वेबसाइट अपनी नाम किसी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, जैसे urduit.com, ठीक है। मैं urduit.com के नाम से एक नेम बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ से। अब उर्दू IT अकेडमी के नाम से मैंने एक उर्दू IT का एक नया जोन बना लिया। अब देखें इस जोन के अंदर मेरे पास
सबसे पहले कह रहा है जी नेमिंग सर्वर इसका कौन सा है, वो कि मेरा वही है SRV1 ही मेरा इसका नेमिंग सर्वर है, इसके अलावा मेरा इसका नेमिंग सर्वर डोमेन का कोई और नहीं है। ओके, अगर आपके पास दो तीन नेमिंग सर्वर चल रहे हैं तो आप यहाँ से इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, उसका आईपी लिख के आपके पास दो तीन नेमिंग सर्वर भी रन हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे बताना है कि ये उर्दू आईटी अकेडमी, urdui.com कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट किसका आईपी है, कौन है ये urdui.com। ठीक है, मैं चाहूं तो इसी सर्वर का भी नाम दे सकता हूं। मैं करूंगा, मैं सबसे पहले ए रैकेड बनाऊंगा। ठीक है, ए रैकेड में मैं सबसे पहले इसका आईपी दूंगा, क्योंकि मैंने उर्दू आईटी को करना है ट्रांसलेट। तो मैं कहता हूं जी आईपी कॉन्फिग 10.10.1 मेरा इसका आईपी है। तो मैं कहता हूं जी 10.10.10.1। नेम मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं नेम दूंगा फॉर एग्जांपल www, तो www उर्दू आईटी अकेडमी हो जाएगा, या मैं SRV1 लिखूंगा तो भी वही चीज हो जाएगी। लेकिन ये चेंज कर देगा इसको, इसके फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को srv1.urduit.com। मैं नहीं चाहता कि मैं SRV1 को इस तरह करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये डायरेक्ट इसके आईपी में ट्रांसलेट हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये urduit.com ही रहे। ओके, तो मैं इसका क्रिएट अ पॉइंटर रिकॉर्ड भी करता हूं और मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं यहां से डन कर देता हूं। रिवर्स में जाता हूं मैं इसको, और इसके अंदर मैं देखता हूं। अच्छा, अब हम जाते हैं CMD के अंदर और मैं फॉर एग्जांपल पिंग करता हूं urduit.com को। तो देखिए urduit.com को मैंने नेम से पिंग किया है, तो मेरे पास इसके अगेंस्ट इसका आईपी आ रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी आईपी से इसको पिंग करता हूं, ठीक है, और आईपी से -a की जो कमांड होती है वो इसको ट्रांसलेट करती है इस आईपी को नेम के अंदर। जब मैं इसको देखिए नेम -a की मैंने कमांड लगाई है, तो इसने मुझे दिया है srv1.mylab.local। अब srv1.mylab.local इस सर्वर का फिजिकली नेम है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके जरिए अपने राइट क्लिक करेंगे और सी नेम क्रिएट करेंगे। सी नेम क्या करेगा, www लिखेंगे। ठीक है, और यहां क्रिएट करके इसका फुली क्वालिफाइड जो नेम है मेरे इस सर्वर का वो देंगे। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास एक चीज यहां नजर आ रही होगी कि यहां मैंने इसका नेम दिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और रिकॉर्ड बनाता हूं और मैं इसको कहता हूं srv1.urduit.com और मैं ये क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, और मैं ये जो मैंने ये नेम बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। अब क्या होगा कि अब मेरा जो सर्वर है वो जब उर्दू आई टी कैट सॉरी ping.srv1.urduit.com इसको पिंग करता हूं तो तब भी मेरे पास वो वही आईपी लेके आ रहा है। लेकिन अगर मैं ping.www.urduit.com करता हूं तो उसको इसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिल रहा। वो कह रहा है उर्दू आईटी क्या है, ये कुछ भी नहीं है, मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर मैं खाली इसको पिंग करता हूँ urduit.com को, तो ये इसको पहचान रहा है। ठीक है, अब इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, आपको www लिखना लाजमी है, मतलब कोई लाजमी इस तरह नहीं है कि ये एक इसके बगैर कुछ चलेगा नहीं। ये लाजमी इस तरह है कि ये एक तरीका चला आ रहा है शुरू से कि www वेबसाइट से पहले लगता है, कुछ के नहीं लगता। जैसे मेल डॉट उर्दू आई टी अकेडमी .com से पहले www नहीं लगता, क्योंकि उसकी जगह मेल यूज हो जाता है, मेलिंग सर्वर है। लेकिन इस केस में हमारे पास लगेगा, तो मैं सी नेम देता हूँ। सी नेम में कहता हूँ www, ये मेरा वर्चुअल नेम है, आप इसको वर्चुअल नेम कह सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ मुझे कहेगा कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दो, फुल्ली क्वालिफाइड होस्ट बताओ कि भाई कौन सा है। जब www.urduit के अगेंस्ट कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैंने उसको किस पे ट्रांसफर करना, मैंने कहा तुमने उसको SRV1 पे ट्रांसफर कर देना है। वो कहता ओके, और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब जब देखें तो मैं यहाँ से www.urduit.com को पिंग करूंगा, फ्लश DNS कर दूं इसका मैं। ओहो, IP config स्लैश फ्लश DNS हो गया। इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, और यहाँ से हमने क्या करना है, अब इसको
एक इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तक ये नहीं आया। हम CMD पे जाएंगे और सबसे पहले हम पिंग करते हैं www.urduit.com। देखिए अब मैंने इसको पिंग किया है, मैंने पिंग किसको किया है, www.urdu.com को। और इसके अगेंस्ट ये मुझे क्या दिखा रहा है, srv1.urdu। और पिंग किसे कर रहा है, IP को। ठीक है, क्योंकि IP ही उसको नजर आ रहा है, उसको कुछ और चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये इसको तो पिंग करने से रहा, ये उसको IP में ट्रांसलेट करेगा और फिर उस IP को हिट करेगा किसी डिफरेंट कमांड के साथ। अभी हमारे रिकॉर्ड में देखें, आपके पास कोई भी रिवर्स लुकअप जोन में कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू जोन करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, अगर मैं इसको पिंग -a की कमांड देता हूं 10.10.1 से, ठीक है, तो ये देखें जब मैंने इसको -a के साथ पिंग किया है, हमने वहां क्लिक किया था कि ऐड पॉइंटर रिकॉर्ड, -a के साथ जब मैंने इसके IP को पिंग किया है, तो इसने बता दिया कि इस IP के अगेंस्ट क्या फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, srv1.mylab.local इसके अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने mylab.local में। अब देखिए mylab.local में हमारे पास डिफरेंट होस्ट नेम है, adc.com, adc है, हमजा पीसी, अगर इसका डबल क्लिक करूं, फुली क्वालिफाइड नेम है इसका हमजा pc.mylab.local है। इसके अगेंस्ट मेरे पास ये आईपी है, इसके अगेंस्ट मेरे पास ये आईपी है। ठीक है, रिवर्स लुकअप जोन के लिए मैं बता रहा था आपको, जोन क्रिएट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, IPv4 को रिजॉल्व करेगा, नेक्स्ट करें, यहाँ पर अपनी नेटवर्क आईडी देंगे। हमारे केस में वो 10.10.10 डॉट आगे हम चेंज करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारी नेटवर्क आईडी ये होगी। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास जो हमारे ए रिकॉर्ड है वो ये क्रिएट हो रहे हैं। अभी हमने एक एड्रेस बनाया था www का, ठीक है, और एक हमने बनाया था होस्ट नेम। होस्ट नेम को मैं इसका अपडेट करता हूँ, इसका पॉइंटर, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ ये आता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ इसका ए रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है हमजा पीसी का, वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं इसका भी पॉइंटर रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ जाता हूँ और मैं इसको सॉरी रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये पॉइंटर रिकॉर्ड भी आ गया। रिवर्स लुकअप जोन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फॉरवर्ड लुकअप जोन भी इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि वो चीजें आपकी क्या होती हैं। और ये देखिए, जब हम जो कंडीशनल फॉरवर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई डोमेन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास mylab.local है, लेकिन अगर मेरे पास एक और डोमेन है hamza.com, लेकिन वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, किसी और DNS सर्वर पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई रिक्वेस्ट इस DNS सर्वर के ऊपर आए, वो कैसे आएगी, जब हम अपने ncp.cpl करते हैं इस सर्वर के ऊपर, किसी भी मशीन के ऊपर जो क्लाइंट मशीन है, और आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, इसकी IPv4 में जाएं, प्रॉपर्टीज में, ये जो है DNS, यहाँ मैं अपने DNS का एड्रेस देता हूँ। अगर आप लोकल यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपका डोमेन का IP आएगा। अगर आपका मशीन वर्क स्टेशन पे नहीं है तो यहाँ आपके राउटर का IP आ सकता है। यहाँ आप डायरेक्ट गूगल का DNS भी दे सकते हैं इसके ऊपर। DNS क्या करता है, सिर्फ नेम को रिजॉल्व करता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरे ख्याल में अब हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई डोमेन रिजॉल्व नहीं कर रही, तो हम देख सकते हैं कि वो हमारे लोकल DNS का मसला है या पब्लिक DNS का मसला है। अगर लोकल का मसला है तो उसको कैसे देखा जा सकता है कि उसका ए रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं, उसका सी नेम मौजूद है कि नहीं, उसके अगेंस्ट जो IP है वो पिंग है कि नहीं, वो पिंगेबल है कि नहीं, और वो एक्सेसिबल है कि नहीं। तो यहाँ जो भी आप IP देंगे, आपकी मशीन उसके अगेंस्ट उस DNS सर्वर के ऊपर सबसे पहले एड्रेस भेजेगी, प्रेफर DNS एड्रेस पे वो रिक्वेस्ट करेगी। अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर्वर डाउन है, तो वो आपके दूसरे DNS सर्वर के ऊपर जाएगी। इन केस फॉर एग्जांपल इस सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आती है और मैं चाहता हूं कि अगर वो mylab.local की नहीं है, hamza.com की है, तो वो आगे ट्रांसफर हो जाए, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर बता सकता हूँ, और मैं यहाँ उस डोमेन का DNS डोमेन बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल hamza.com है, और उसके अगेंस्ट मेरे पास ये DNS का IP है। जब कोई रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर इसके लिए आए तो उसको यहाँ फॉरवर्ड कर दो। ओके, और इसके बाद मैंने बताया थोड़ा मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग के लिए आप जाते हैं अपने ग्लोबल लॉग्स को खोलेंगे, DNS इवेंट्स में जाएंगे।
ये वो इवेंट्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें देखें डिफरेंट वार्निंग्स भी हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई डीएनएस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, डीएनएस में कोई मसला है, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो इवेंट आईडी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इवेंट आईडी आपको याद करनी पड़ती हैं, या आप हमेशा इवेंट आईडी को देखते हैं कि मेरे मेरे जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरे इस सर्वर के ऊपर 796 के अगेंस्ट काफ़ी इवेंट्स हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये क्या है तो मैं 796 को गूगल कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, और यहाँ भी इसको रीड कर सकता हूँ। नहीं तो अगर कोई एरर है तो वो एरर को भी मैं यहाँ से रीड कर सकता हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोई रिक्वेस्ट मेरे सर्वर तक आ भी रही है रिजॉल्व होने के लिए कि नहीं, और ये आपस में जो जोन्स हैं वो ठीक तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं कि नहीं। रिवर्स लुकअप जोन के अंदर अगर मैं कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर, तो वो मेरे रिवर्स लुकअप जोन पे जा रहा है कि नहीं, ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपके एक अलग सर्वर पे डीएनएस इंस्टॉल करें और उनकी रेप्लिकेशन भी करें, ताकि हम इनकी लोड बैलेंसिंग भी देख सकें। अगर एक डीएनएस सर्वर आपका डाउन होता है तो दूसरा डीएनएस सर्वर आपका उस केस में कैसे एक्ट करता है। ओके गाइस, तो ये तो थी आपकी आज की लैब डीएनएस के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने नहीं पढ़े पिछले हमारे 410 में भी और 411 में भी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।